हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एचीवर एकेडमी में। आज के वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है विकास, आर्थिक विकास की समझ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। कहा जाता है कि जब किसी देश की कुल आय को यानी कोई देश जब कमाता है कोई देश, तो कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो वह प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो देखिए यानी कि कहा जाता है कि मान लीजिए आय कितना हुआ 10,000 करोड़ है और आबादी कितनी है 140 करोड़, तो इसको भाग दे देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्र आय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए राष्ट्र आय से आप क्या समझते हैं। जीडीपी प्लस विदेशी आयात निर्यात। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशी आयात निर्यात जो है वो राष्ट्र आय ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है। इसका आंसर है कि विश्व बैंक द्वारा साधारणतः विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए मुख्य रूप से आय के मापदंड का प्रयोग किया जाता है। जिन जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देश से अधिक विकसित वाला देश माना जाता है। लेकिन विभिन्न देशों की तुलना करते समय उनकी कुल आय को ध्यान में रखकर कोई हल निकालना उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या भिन्न होती है। इसलिए इससे यह पता नहीं चलता कि औसत व्यक्ति क्या रहा है। इसलिए दो देशों की तुलना करते समय कुल आय की बजाय औसत आय से तुलना करते हैं। इसी औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक ने अपनी 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट वर्गीकरण किया है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 10.06 डॉलर प्रति वर्ष आय से अधिक थी, उन्हें समृद्ध देश माना गया है, यानी खुशहाल देश माना गया है। समृद्ध देश माना गया है। और जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय 832 डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम थी तो उन्हें निम्न आय का देश कहा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है विश्व बैंक ने भिन्न भिन्न देशों को विकास का तुलना किया, तो विश्व बैंक ने सिर्फ आय के मापदंड को ही ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन इस मापदंड उचित नहीं है, क्योंकि एक बेहतर जीवन बिताने के लिए आय के अलावा भी कुछ दूसरी चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। विश्व बैंक के वर्गीकरण से परे हटकर यूएनडीपी ने जो वर्गीकरण का मापदंड अपनाया है वह कहीं बेहतर माना जाता है। इससे इसके द्वारा देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ निम्नलिखित पहलुओं पर भी जोर दिया है। किस पर। नंबर 1 लोगों का शैक्षणिक स्तर और नंबर 2 लोगों का स्वास्थ्य स्तर। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बहुत ही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। हम औसत आय का प्रयोग क्यों करते हैं। इनके प्रयोग करने की
क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या है। साधारणतः दो देशों की तुलना करते समय बहुत से लोग उसकी आय को अपने सामने रखते हैं। जिनकी कुल आय अधिक होती है उसे हम दूसरे से अधिक संपन्न या विकसित मान लेते हैं, परंतु ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए कुल आय से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रायः औसत आय को ही आधार माना जाता है, जो उस देश की कुल आय को उचित कुल जनसंख्या से भाग देने से निकल आती है। इस औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। आगे देखिए, औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, परंतु इसमें भी एक कमी है, जो यह है कि इससे यह पता नहीं चलता कि आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। दो देशों की तुलना यानी 2007 में नागरिक की आय, देखिए दो देशों की तुलना, मान लीजिए एक देश क है और दूसरा देश ख है। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कितना था, 9,500, 10,500, 9,800, 1,000, फिर मतलब कि 10,200, फिर यहाँ पर कितना है 50,000। अब आगे देखिए देश ख, मान लीजिए 500 है, ये 500 है, ये 500 है, ये 500 है, और ये कितना है 4800 है, और ये कितना है 50,000 है। अब आगे देखिए दोनों देश क और ख की माहवार आय 50,000 रुपये हैं, लेकिन हर कोई देश जैसे क में रहना चाहेगा, न कि देश ख में, चाहे दोनों की माहवार आय बराबर है, क्योंकि क देश में न कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब, सब बराबर है, जबकि ख देश में बहुत अंतर है, कोई बहुत गरीब और कोई बहुत अमीर है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ये, केरल की तुलना में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय पूरा वर्ष में 25,100 आय रुपया है, जबकि केरल में 22,800 रुपये हैं। चयनित राज्यों में प्रति व्यक्ति आय जैसे 2002-2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय, जैसे पंजाब में कितना था 26,000, केरल में 22,800, बिहार में 5700। फिर आगे देखते हैं, कुछ तुलनात्मक आंकड़े जैसे राज्य। अब यहाँ कुछ तुलनात्मक आंकड़े में क्या आएगा, जैसे कि राज्य तुम्हारा पंजाब है, केरल है, बिहार है। यहाँ देखिए शिशु मृत्यु दर प्रति 100 व्यक्ति 2003 में कितना था, 49 था पंजाब में, केरल में 11 था और बिहार में 60 था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और साक्षरता दर जो है, साक्षरता दर जो है 2001 में पंजाब में 70%, केरल में 91 और बिहार में 47 था। लेकिन कक्षा 1 से 5 का उपस्थित अनुपात 1995-1996 में पंजाब में 81%, केरल में 91 और बिहार में 41। अब आगे देखिए, लेकिन यदि हम दूसरी तालिका को देखें तो पता चलता है कि चाहे आय में केरल पीछे हैं, परंतु अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैसे शिशु मृत्यु दर, प्रति हजार साक्षरता दर तथा कक्षा 1 से 5 की निम्न हाजिरी दर में पंजाब केरल से कहीं पीछे हैं। पंजाब में 1,000 व्यक्तियों के पीछे शिशु मृत्यु दर 49 है, तो केरल में यह बहुत ही कम अर्थात 11 है। इसी तरह यदि पंजाब में साक्षरता दर
प्रतिशत है तो केरल में यह 91% है। देख रहे हैं, तो केरल इसलिए आगे है। आगे देखिए, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है जैक बोर्ड में। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है। तो देखिए इसका आंसर होगा यहां से, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के निम्न स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नंबर 1, जल की चालक शक्ति से सस्ती विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है। इसी उद्देश्य के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। फिर नंबर 2, तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटों के कारण समुद्र के पानी के उतार चढ़ाव से पैदा होने वाली शक्ति से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आगे नंबर 3 में देखिए, परमाणु ऊर्जा यूरेनियम के परमाणु का भंजन करके परमाणु के नाभिक से प्राप्त की जाती है। नंबर 4 में, कोयला तथा पेट्रोलियम शक्ति के खनिज स्रोत हैं। अब यहाँ आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जैसे हम लिखे हैं कि वर्तमान से 50 वर्ष बाद तेल और कोयले के समाप्त हो जाने की संभावनाएं हो सकती है। इस परिस्थिति का एकमात्र उपाय यही है कि ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत ढूंढा जाए, जैसे कि आणविक ऊर्जा या सौर ऊर्जा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। यह क्वेश्चन बहुत बार जैक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। धार्मिकता का विषय विकास के क्यों महत्वपूर्ण है? धार्मिकता का विषय विकास के क्यों महत्वपूर्ण है? अब देखिए इसका आंसर ये है कि धार्मिकता का यह अर्थ है प्रकृति के विभिन्न साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए कि उनका अस्तित्व समाप्त ना होने पाए। जैसे मान लीजिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एक बार समाप्त हो जाए तो फिर वो बनाना मुश्किल है। जैसे कोयला अगर खत्म हो जाएगा, जैसे पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो ये सब सारी चीज़ों को कैसे यूज करना है, बचा के यूज करना है ताकि आने वाले जनरेशन के लिए बच जाए। धार्मिकता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण परस्पर निर्भर है। पर्यावरण की उपेक्षा कर आर्थिक विकास भावी पीढ़ी के लिए धार्य नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखे हो। अब देखिए, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखे हो। नंबर 1, जैसे कि खुली नली और नालों में गंदा पानी बहाना। नंबर 2, खुले में घरों की गंदगी और कूड़ा करकट फेंकना, यानी घर के मतलब कि घर में या तो घर के बाहर पे कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा करकट मतलब एक जगह पे फेंकना चाहिए, जैसे डस्टबिन वगैरह हो, जैसे जहाँ पर फेंका जाना चाहिए। नंबर 3, घर के पास यानी आसपास गड्ढों में बरसात के पानी को हटा देना, यानी पानी जम जाने से उससे भी मच्छर वगैरह विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इस सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए हैं। आप लोग अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा और सब चीज़ को रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। और जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उसको भी फ़ायदा पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।